जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में दोस्तों लगे हुए होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ साइंस के, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह। तो दोस्तों आपको बताना है कि चार ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, इट मीन्स जो डेंसर से अगर रेयर में जाएगा तो क्या होगा। बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगा, अविलंब से दूर हट जाता है, अविलंब की ओर झुक जाता है, या फिर परावर्तित हो जाता है। तो दोस्तों जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपका जो है अविलंब से वह दूर हट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट रख करके अपना एक डेटा स्टोर बना सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों आपके सामने है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आपको बताना है। फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, या फिर ध्रुव और फोकस के बीच में। तो दोस्तों अवतल दर्पण के जब वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है दोस्तों वह बनेगा आपके वक्रता केंद्र पर। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके सामने है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दोस्तों मनुष्य के जो नेत्र होते हैं उसमें आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बताना है मानव नेत्र में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आइरिस पर, कॉर्निया में, रेटिना पर, या फिर पुतली में। तो दोस्तों जो राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दोस्तों जब हम कोई वस्तु देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब दोस्तों बनता है वह आपके रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? रेटिना पर। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों विद्युत धारा का आपको एसआई मात्रक बताना है। कूलम है, एम्पियर है, ओम है, या फिर वोल्ट है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है दोस्तों वह आपका एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, यदि किसी तार का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए और विभवांतर स्थिर रखा जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें आप चार ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है दोगुनी हो जाएगी विद्युत धारा, अपरिवर्तित रहेगी, चार गुनी हो जाएगी, या फिर आधी हो जाएगी। तो दोस्तों जब किसी तार का प्रतिरोध को अगर हम रेजिस्टेंस को दोगुना कर देते हैं और विद्युत और विभवांतर पर स्थिर रखा जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता विभवांतर में, तो विद्युत धारा पर जो दोस्तों प्रभाव पड़ेगा वह आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? आधी हो जाएगी। प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए और विभवांतर जो वोल्टेज हैं उसे दोस्तों स्थिर रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी दोस्तों? आधी हो जाएगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपके सामने है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों जो फिलामेंट जो तंतु रहता है विद्युत बल्ब का वो किस धातु का बना रहता है वो आपको बताना है। टंगस्टन का, प्लेटिनम का, कॉपर का, या फिर एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है दोस्तों वह जो बना होता है वह आपका टंगस्टन का बना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि ध्वनि का किस माध्यम में सबसे तेजी से गति करती है। तो दोस्तों ध्वनि का बताना है आपको कि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है ध्वनि। लिक्विड में, गैस में, निर्वात में, या फिर सॉलिड में। तो दोस्तों ध्वनि जो सबसे अधिक जो तेज गति करती है दोस्तों वह आपका करती है ठोस में। तो दोस्तों ठोस में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है आपको बताना है। इसमें दोस्तों आप चार ऑप्शनों में से कोई सा भी आंसर दे सकते हैं ध्वनि उसके प्रकाश के लिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। तो दोस्तों जब कोई आप पेंसिल पानी में डालते हो
और जब आप ऊपर से देखते हो तो वह पानी में कैसी दिखाई देगी कि मुड़ी हुई, कि पेंसिल मुड़ चुकी है, लेकिन पेंसिल होती कैसी है दोस्तों? सीधी। तो दोस्तों ऐसा किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन के कारण, या फिर अपवर्तन रिफ्रैक्शन के कारण। तो दोस्तों पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो दोस्तों यह होता है आपका अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपके लिए आ चुका है। शक्ति, पावर को परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों आप शक्ति को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर वो आप हमें कमेंट कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, बल और विस्थापन के गुणनफल के रूप में, विस्थापन में वेग परिवर्तन की दर को, या फिर कार्य करने की दर के रूप में शक्ति को कहा जाता है, या फिर किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। तो दोस्तों शक्ति को जो परिभाषित कर रहा है इन चारों में से, तो दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने की जो दर के रूप में दोस्तों शक्ति को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके सामने है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि क्या है जिसमें माध्यम के कण वास्तव में गति नहीं करते? तो दोस्तों कौन सी विधि है जिसमें माध्यम के कण वास्तव में गति नहीं करते? ऑप्शन नंबर ए विकिरण, ऑप्शन नंबर बी संवहन, ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण, या फिर ऑप्शन नंबर सी डी चालन। तो दोस्तों ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण वास्तव में गति नहीं करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका चालन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपके सामने है, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों किसी वस्तु का जो संवेग है अगर उसे हम दोगुना कर देंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों, वह आपकी 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? 4 गुनी। तो दोस्तों दोगुना किया है, ठीक है, संवेग को, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि डबल होती है। क्या होती है गतिज ऊर्जा? अगर संवेग को दोगुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा उसकी डबल हो जाती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके सामने है कि किसी द्रव का घनत्व डेंसिटी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर कोई द्रव है उसकी अगर डेंसिटी आपको अगर नापनी है तो उसके लिए कौन सा उपकरण यूज़ करेंगे? बैरोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, या फिर हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों किसी द्रव का घनत्व मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह है आपका हाइड्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपके सामने है कि एक उत्तल लेंस की शक्ति पावर 2D है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस की शक्ति अगर पावर 2D है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों उसकी फोकस दूरी हो जाएगी आपकी 0.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फोकस दूरी में आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों? एफ बराबर कौन सा लगाएंगे? एफ बराबर 1/, वो एफ बराबर क्या लगाएंगे? 1/d। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/d। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 में आप किस तरह से करेंगे? 0.5 करके इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्ते नियम। तो दोस्तों फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वह किससे रिलेटेड होता है? ये आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करता है, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत है, प्रेरित धारा की दिशा है, या फिर विद्युत मोटर में बल की दिशा है। तो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है दोस्तों वह आपका संबंधित है विद्युत मोटर में बल की दिशा को दोस्तों इंडिकेट करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपके सामने है कि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर लगभग कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का प्रतिरोध आपको बताना है शुष्क होने पर कितना होता है। 1000 से 10,000 ओम, 100 ओम, या फिर 1,00,000 ओम, या उससे अधिक, या फिर 1 ओम से कम।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 लाख ओम्स या उससे अधिक होता है अगर मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क हो जाता है तब। वही दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 में कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, विस्थापन, त्वरण, चाल या फिर बल। तो दोस्तों जो राशि सदिश राशि नहीं है वह है आपके ऑप्शन नंबर सी, स्पीड। चाल को दोस्तों सदिश राशि बोला गया है, सदिश राशि नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है, दिशा और उसके परिमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए इसे क्या बोला गया है, सदिश राशि नहीं है। और ये एक अदिश राशि है। कौन सी है दोस्तों, अदिश राशि है आपकी चाल। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपके सामने है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 5 मीटर है तो उसकी चाल, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो दोस्तों इसका आपको राइट आंसर बताना है कि तरंग चाल की चाल क्या है दोस्तों। तो चाल का सूत्र होता है दोस्तों v बराबर एफ इंटू लेमड़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 एंड लेमड़ा क्या, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य को किससे डिनोट करते हैं, लेमड़ा से, और लेमड़ा कितना है आपका 5 मीटर। तो दोस्तों इस तरह से कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा 100 पर मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने है कि भू स्थिर उपग्रह जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला गया है का परिक्रमण काल ऑर्बिटल पीरियड कितना होता है। तो दोस्तों भू स्थिर उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है दोस्तों वह आपका 24 घंटे रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आपके सामने है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित होता है। तो दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित होता है, उत्प्लावन बल और विस्थापित द्रव से, ऊष्मा के चालन से, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा से, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के अपवर्तन से। तो दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत है दोस्तों वह आपका संबंधित होता है उत्प्लावन और विस्थापित द्रव से। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपके सामने है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ही दोस्तों इक्वल रहता है। तो दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी -40 डिग्री। तो दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर रहते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 में कि ओडोमीटर का उपयोग क्यों किया था। तो दोस्तों ओडोमीटर का उपयोग आपको बताना वेग में तय की गई दूरी के लिए, समय या फिर त्वरण। तो दोस्तों ओडोमीटर का प्रयोग मोस्टली सभी कार्स, बाइक्स इन सभी में लगा रहता है ताकि वह तय की गई दूरी को माप सकें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों आपके सामने है कि एक 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो दोस्तों आपको कार्य बताना है कितना होगा। तो दोस्तों कार्य क्या होता है, वर्क बराबर mgh। ये दोस्तों इसका वर्क का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों द्रव्यमान कितना है आपका 10 है, जी आपको बताना ही है, ये 10 इसमें दिया गया है दोस्तों, जी = 10 मीटर पर सेकेंड। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एच की, तो दोस्तों एच कितना मीटर उठाना है, यही आपको दोस्तों इसमें कर देंगे आप 2 मीटर। कितना ऊंचा उठाना है दोस्तों 2 मीटर। तो इन सभी का जो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर आपके सामने क्या आएगा, 200 जूल आएगा। क्या आएगा दोस्तों 200 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कि हीटर या आयरन में उपयोग होने वाला नाइक्रोम का तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों हीटर में जो नाइक्रोम का जो तार लगा हुआ रहता है उस वह दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों वह कार्य करता है आपका विद्युत धारा का तापन प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक का उदाहरण है। तो दोस्तों कौन सा कुचालक है ये आपको बताना है, तांबा, लोहा, ग्रेफाइट या फिर रबड़।
तो दोस्तों रबड़ आपका क्या है, कुचालक है विद्युत का। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आपके सामने है, पानी का घनत्व डेंसिटी अधिकतम किस तापमान पर होती है। तो दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर पर रहता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व है दोस्तों सर्वाधिक रहता है। तो बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आपके सामने है कि माध्यम में कणों के कंपन के कारण उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों माध्यम में जब कणों में कंपन के कारण जो उत्पन्न जो विक्षोभ है उसे क्या कहा जाता है, तरंग, आवृत्ति, आयाम या फिर तारत्व। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तरंग कहा जाता है दोस्तों उसको। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, परावैगनी किरणें, एक्सरे किरणें, तरंग, रेडियो तरंगें या फिर ध्वनि तरंगें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आ जाएगा आपका ध्वनि तरंगें आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 में है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों इनमें आपको संबंध बताना है, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी में। तो दोस्तों जल्दी से बताइए। तो दोस्तों फोकस दूरी क्या होती है आपकी, d/2, वो r/2 क्या होती है दोस्तों, r/2। फोकस दूरी बराबर त्रिज्या अपॉन में 2, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें कौन सा है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों आपके सामने है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो दोस्तों प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का जो सबसे अधिक विचलित होगा वह कौन सा रंग है, येलो, बैगनी, लाल या फिर हरा। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, जो प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो दोस्तों सबसे अधिक जो रंग विचलित होता है वह आपका बैगनी होता है, यानी वॉयलेट कलर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। एंड दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आइए दोस्तों हम अपनी वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों आपके सामने है कि बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों बर्नौली का सिद्धांत आपको बताना है कि किससे संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण बल से, ध्वनि की गति से, तापमान की माप से या फिर द्रवों के प्रवाह की चाल और दाब में संबंध से। तो दोस्तों बर्नौली का जो सिद्धांत है दोस्तों वह आपका संबंधित होता है द्रवों के प्रवाह की चाल और दाब में संबंध से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।